Okay. So good evening to all. Om Shanti. Shall we start the session? Okay, all are ready. ठीक है. आज है ना, I will start with few questions. You have to answer. मैं chat box में question post करूंगा, आपको yes or no देना है. First one, how many of you believe all diseases can be prevented? Yes or no? सारा बीमारी हम प्रिवेंट कर सकता है, हाँ या ना? और कितने लोग आंसर दे रहे हैं? इतने ही एक्टिव है क्या? कितने लोग आंसर दिया? 2 3 4 5 6 7 8 9. अभी 33 मेंबर्स पार्टिसिपेंट्स हैं, बट वी गॉट ओनली 10 आंसर्स, 10 रिप्लाईज. तो बाकी लोग है या नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्ट्रेस, टेंशन, एंगर, वरी अफेक्ट आवर फिजिकल बॉडी. जो तनाव है, टेंशन है, गुस्सा है, चिंता है, ये हमारा फिजिकल बॉडी, इस शरीर को अफेक्ट करता है. जब मैं गुस्सा होता है, टेंशन होता है, इस शरीर के ऊपर भी उसका असर होता है, हाँ या ना? बस इतने ही है. बाकी सबको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है क्या है? ओके, थर्ड वन, नंबर 3. जो लेट आ रहा है वो नंबर 1 2 3 लिखकर यस और नो बाद में आंसर कर सकते हैं, ठीक है? नाउ थर्ड वन, हैप्पीनेस, फीलिंग गुड, पॉजिटिव थिंकिंग, हमारा इस शरीर को ऊपर असर होता है या नहीं होता है? जब मैं खुश रहता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ, वो विचार, जो खुशी का अनुभव, शांति का अनुभव शरीर के ऊपर असर करता है नहीं करता है? So, जो लेट आया उन्होंने 1 2 3 लिखकर यस नो आंसर दे सकते हैं. ओके, नाउ द फोर्थ वन. जो हम वेजिटेबल्स, न्यूट्रिशियस फूड हम खाते हैं, उसका असर मेरा विचारों के ऊपर होता है या नहीं होता है? और फिफ्थ वन, एक्सरसाइज हम करते हैं, अच्छे से नींद करते हैं, ये भी मेरा शरीर को असर करता है, शरीर को और विचार को. मेरा विचार के ऊपर, जो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, अच्छे से नींद करता हूँ, ये मेरा विचार के ऊपर असर होता है या नहीं होता है? नंबर 5.
नंबर 6, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, ये सारा हमारा लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारा सोच के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारा लाइफस्टाइल सोच के हिसाब से ये डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, कैंसर होता है। यस और नो? ओके, तो most of you have somewhat understood our the main purpose of this course and what we are learning for the past few days. So बाकी जो लेट आ रहे हैं या लेट वीडियो ऑन कर रहे हैं, आप you can see those questions and answer yes or no. Okay, now let me share the screen. Counseling for health and well-being, आज का टॉपिक क्या है? यूनिट 4, health and illness and mental therapies. Again here there are two topics, health and illness में, और चार टॉपिक क्या है? बॉडी एंड माइंड रिलेशनशिप, ब्रेन एंड इलनेस, नर्वस सिस्टम, स्ट्रेस मैनेजमेंट। किसका? कैट, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड कैंसर। फिर दूसरा टॉपिक है साइकोथेरेपीज, इसमें भी काउंसलिंग अप्रोचेस हैं, psychoanalytic techniques, cognitive, behavioristic and person centered and other techniques. So what is this psychosomatic, mind and body? An adequate understanding of what keeps people healthy or makes them get well is impossible without knowledge of the psychological and social context within which health and illness are experienced. So हम पहले दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी बीमार हो, पर्सनैलिटी हो, उसका साइकोलॉजिकल का भी असर होता है, हमारा सोशल इंटरेक्शंस का भी इफेक्ट रहता है, एंड फिजिकल भी होता है, साइकोबायोसोशियल। So how this brain and illness, उसका connection क्या है? The behavior patterns which have developed under the pressure of evolution, called species typical behavior or instincts, is one aspect of biology. Another aspect is the study of the relationship between behavioral and mental events, more of learning, perception, motivation, and speech and process in the nervous system, particularly in the brain. अब साइकोलॉजी का बात करते हैं, अल्टीमेटली साइकोलॉजी किसका ऊपर डिपेंडेंट है? हमारा ब्रेन के ऊपर। तो हम जो भी हम सीखते हैं, सोचते हैं, और जो भी कॉग्निशन प्रोसेस हमने देखा, दिमाग से हम 5 इंद्रियों से अंदर इंफॉर्मेशन जाता है, कैसे उसको प्रोसेस होता है, ये सबका बेसिक या फाउंडेशन हमारा ब्रेन है। सो हमारा ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम स्वस्थ रहते हैं या बीमार रहते हैं, उसका मूल कारण है हमारा ब्रेन। जैसे हम माइंड का बात करते हैं, हम पहले बोला था बायोलॉजिकल फैक्टर हो, सोशल फैक्टर हो, ये दोनों भी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन इस साइकोलॉजी भी कहाँ डिपेंडेंट है? इट इज 100% डिपेंडेंट ऑन आवर फिजिकल ब्रेन। ये फिजिकल ब्रेन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकता है। अभी ये बताइए, बिकॉज वी आर डूइंग स्पिरिचुअल क्लासेस और स्पिरिचुअलिटी, राजयोगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी का बात करते हैं, तो ये स्पिरिचुअलिटी में माइंड, ये ब्रेन कहाँ होता है? या हम शांति, प्रेम, आनंद, खुशी का अनुभव होता है, इसका और ये ब्रेन का क्या रोल है? या आत्मा या कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो अटेंशन हम बोलते हैं, तो इसका और ब्रेन का क्या कनेक्शन है?
कोई चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस डाला है मैंने अभी देखा, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस याद रखना हम देखकर रिप्लाई करेंगे। तो ये स्पिरिचुअलिटी का और ये फिजिकल ब्रेन का हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। ये मेमोरीज जो भी हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, ये मेमोरी हमेशा होता है या जैसे हम इस शरीर को छोड़ के चले जाता है तो खत्म हो जाता है ये मेमोरी। तो ये है ना, आप खुद बैठ के सोचना क्या होता है जो हम देखते हैं, सुनते हैं, आत्मा के अंदर वो रिकॉर्ड होता है या हमारा दिमाग में रिकॉर्ड होता है। तो आप सोचकर हम डिटेल एक बार डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना समझना है, जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। तो हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर हमारा मन है या विचार है, और हार्डवेयर हमारा ब्रेन है। तो ये सॉफ्टवेयर काम करने के लिए हमारा ब्रेन अच्छा होना चाहिए। ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होता है, फिर वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में दिक्कत हो जाता है। तो हमारा ब्रेन और उस ब्रेन का स्वस्थता, ब्रेन, इफ यू want to process the information properly by the brain is the hardware, and the hardware has to be in a perfect condition. And to keep the brain in a perfect conditions, you have to eat well, sleep well, act well. Physically you need to be fit. Everything has to be done properly, morning till evening. रात को भी अच्छे से, यू शुड हैव अ वेरी गुड स्लीप। रात को अच्छे से सोएंगे, आपका दिमाग को आराम मिलता है। और मैं एक चीज बताऊंगा, जब हम सोते हैं, इस दिमाग, ब्रेन और स्कल के बीच में एक फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है। एक ए है, when you sleep by 10 o'clock, then this brain starts relaxing, and by 12 o'clock what happens, the cerebrospinal fluid enters the brain expands, the cerebrospinal fluid enters into the pores of the brain, and it does service। वो है ना, सारा सफाई होता है रात को जब आप सोएंगे। तो कई बार हमारा आदत होता है ना, 12 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं, तो क्या होगा, ये सर्विस जो होना चाहिए ब्रेन के अंदर, सेरिब्रोस्पाइनल, ब्रेन पहले रिलैक्स होकर एक्सपैंड होना है, वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसके अंदर जाकर सब जो न्यूरॉन फायरिंग होता है उसके साथ जो भी रेसिड्यूअल्स या क्या बोलेंगे उसका, सफाई होना है, वो चीज रात को ही होता है, इस फ्लूइड एंटर करने से, उस रात को अच्छे से नींद करने से, आराम करने से। जब इंसान सोते नहीं प्रॉपरली, टाइम पर सोते नहीं है, 10-11 बजे सोते नहीं है, 12 बजे के बाद सोएंगे, आपका मेंटेनेंस नहीं होता है ब्रेन का। इसके कारण आप देखेंगे कई डिप्रेशन का बात लेकर आपके पास आएंगे काउंसलिंग के लिए। 90%, वाई 99% ऑफ केसेस आप देखेंगे वो रात को प्रॉपर सोया नहीं होगा। और रिसर्च क्या बताता है, 10 दिन आप सोएंगे नहीं, पागल हो जाएगा इंसान। क्योंकि दिमाग है ना, ब्रेन सारा दिन जो सोचते हैं रात को उसको प्रोसेस करना है। जैसे आपने कंप्यूटर में कई सारा फाइल्स पढ़ा है, लेकिन उसको अलग अलग फोल्डर में रखेंगे तो वो याद आएगा ना। ऐसा ही हमारा ब्रेन में अलग अलग ब्रेन का पार्ट्स होता है। तो ये ब्रेन देख रहे हैं आप,
इसमें ब्रेन कॉम्पोनेंट, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्लम, ऐसा अलग अलग नाम है। ये इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, थैलेमस यहाँ कहते हैं, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो ऐसा ही देखिए, ये इमेज दिखाई पड़ रहा है आपको? यू आर एबल टू सी दिस? ओके, इसमें क्या है, एक एक ब्रेन का फंक्शन लिखा है। देखिए यहाँ ऑक्सीपिटल लोब वो विजन का काम करता है, ये रीडिंग का करता है, सेरिब्लम, और ये पोर्शन फेशियल रिकॉग्निशन का, ये पोर्शन जो आप सुनते हैं वो यहाँ का काम है। और ये स्मेल, ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये स्मेल का ये जगह है, और स्पीच का ये जगह है, और आपका हैंड फीट मूवमेंट का ये दिस इज द पोर्शन ऑफ द ब्रेन। एंड आपका टच फीलिंग महसूस करने का ये पोर्शन है, और फीलिंग्स का ये है किनेस्थेटिक, बॉडी अवेयरनेस का ये है। तो अलग अलग ब्रेन अलग अलग काम करता है, ब्रेन का एक एक पोर्शन का अलग अलग काम होता है। देखिए इसमें भी है, हाँ, इधर देखिए फ्रंटल लोब क्या क्या करता है, प्लानिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल स्किल्स, मोटर फंक्शन। टेम्परल लोब, अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज, हियरिंग, स्पीच। Parietal lobe, recognizing sensation, body position, association between functions of other lobes. Occipital lobe, vision, integrating visual information. So cerebellum balance कराते हैं, brain stem होता है, उसमें regulation of heartbeats, respiration. तो ये आपका आपको ये सारा देखकर एक आइडिया मिलना चाहिए ब्रेन क्या क्या काम करता है। एक एक पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पोर्शन भी, अभी न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, क्या है, ये एक पोर्शन का ब्रेन कुछ काम करना कम हो जाता है, या कुछ आपको कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ ये हो गया, तो वो दूसरी ब्रेन उसको टेक ओवर करता है, ऐसा बताते हैं, उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तो दिस ब्रेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ब्रेन है, हम सब कुछ है ब्रेन। और इस ब्रेन के अंदर कई सारे न्यूरॉन्स होता है। न्यूरॉन्स इसको कहते हैं, देखिए इसमें लिखा है न्यूरॉन। ये न्यूरॉन्स क्या है, इस ब्रेन में जैसे हम सोचना है, कुछ भी सोचना है, जैसे हाथ हिलना है मेरे को, अभी ये सोच क्या होता है, ऐसा न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन है, ये बहुत छोटा छोटा दिखाई पड़ेंगे, इसमें बड़ा करके दिखाते हैं, देखो इधर कितना छोटा है, इधर इतना बड़ा कर दिया। तो इसमें क्या होता है, इसको न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं, एक छोटा छोटा चीज है ना, तो इसको सिनेप्सिस कहते हैं, इसको रिसेप्टर कहते हैं। तो ये जैसे मैं सोचा हाथ हिलाना है मेरे को, तो ये एक न्यूरॉन फायरिंग होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है, फिर कम्युनिकेशन चलता है, फिर ये सिग्नल द्वारा मेरा हाथ हिलाते हैं। तो मैं एक एक सोचता है ना, मेरा दिमाग उतना जल्दी, फास्ट, क्विकली, मैं सोचा मेरा फिंगर में हिला दिया, तो कितना जल्दी वो कम्युनिकेशन होता है, देखो आप आपकी ब्रेन के अंदर। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है ये ब्रेन, और बहुत बहुत बड़ा काम करता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकता है, उतना फंक्शनिंग होता है इसके अंदर, बहुत सारा न्यूरॉन फायरिंग होता है, ये सारा इलेक्ट्रिसिटी है, ये ब्रेन का भी है ना, इलेक्ट्रिसिटी भी मेजर करते हैं।
जैसे ईईजी है ना, उसमें भी मेजर करते हैं आपका अल्फा वेव्स कितना है, बीटा वेव्स कितना है, गामा वेव्स कितना है। और एक एक सोचते समय भी माइन्यूट सिग्नल्स भी उसमें आता है, और न्यूरॉन फायरिंग होता है, आपका केमिकल रिएक्शंस होता है, ये सारा सेकंड्स में होता है, बहुत फास्ट भी होता है। जैसे सोचा मैं हाथ हिलाया तो ब्रेन से सिग्नल गया और नर्व में कम्युनिकेट किया, उंगली भी हिला दिया, तो वो कम्युनिकेशन होते रहता है सारा दिन। तो ये समझना है हमारा ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और क्या करते हैं, जैसे हम लोग अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल पीते समय क्या होता है, ये न्यूरॉन फायरिंग होता है ना, ये स्लो हो जाता है। इसके लिए लोगों को लगता है आप अल्कोहल पी लिया जैसे हवा में उड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। तो उड़ रहा है माना क्या होता है, जहाँ ब्लड सर्कुलेशन होना है, ब्लड के साथ क्या क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है, न्यूट्रिशन जाता है, विटामिन मिनरल्स, सब कुछ ब्लड में ही जाता है। ब्लड एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है। तो आपका दिमाग में भी ब्लड जाते हैं, और आपने अल्कोहल पी लिया, कोई भी खाना भी खाएंगे, उसका सारा एनर्जी खून में ही जाता है, खून से ही हर जगह में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल का भी कंटेंट ब्लड अब्जॉर्ब कर दिया, फिर वही ब्लड आपका ब्रेन में चले जाता है, और जहां ऑक्सीजन न्यूट्रिशन आपको ब्रेन में देना है, वहां अल्कोहल का इंग्रेडिएंट्स उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अल्कोहल या कोई भी ड्रग का भी उस ब्लड ने आपका इस न्यूरॉन को ट्रांसमिट किया, सारा ब्रेन फंक्शन को, जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसमें ये ब्लड में ड्रग्स का या अल्कोहल का इंग्रेडिएंट मिक्स हो जाता है, क्या हो जाएंगे, सारा प्रोसेस है ना स्लो हो जाता है। और बहुत कंटिन्यूअसली जो दारू पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनका क्या होता है, सारा ब्रेन फंक्शन स्लो हो जाता है, खराब हो जाता है, चलते चलते लोग पागल भी हो जाता है, और उनका सारा सोच है ना खराब हो जाता है। खराब माना वो नॉर्मल फंक्शन नहीं हो सकता। इसके लिए जो ड्रग्स लेते हैं ना, वो लोग ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि उनका एक विचार उन्होंने सोचा, वो ऐसे ही रह जाता है, वो जल्दी वो पास नहीं होता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर स्लोली काम करता है ना, तो उसके कारण एक विचार से ही वो रह जाता है। ऐसा ही हमारा खाना बहुत जरूरी है। मोस्टली आप देखेंगे डिप्रेशन लेकर आपके पास आएंगे, मैं क्यों बार बार डिप्रेशन कहता है, क्योंकि वहां से शुरू होता है, स्ट्रेस से ही शुरू होता है। स्ट्रेस चलते चलते डिप्रेशन बन जाता है, डिप्रेशन चलते चलते और बीमारी का कारण बन जाता है। तो वो डिप्रेशन भी क्यों होता है, हमारा खाना ठीक, एक मैंने बताया नींद का वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसके कारण ये सारा फंक्शनिंग खराब हो जाता है ब्रेन का। साथ साथ अच्छे खाना नहीं खाते हैं। अच्छे खाना मैं उसको कहता हूँ जिसमें विटामिन है, मिनरल्स है, न्यूट्रिशन है। आपका सिलेबस में एक चैप्टर है, कौन सा यूनिट याद नहीं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, विटामिन्स का, मिनरल्स का, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, ये सब लिपिड्स का, ये सारा बताता है उसमें। तो जो हम खाना खाते हैं ना, पानी पीते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली वही ब्रेन को अफेक्ट करते हैं वो। तो खाना भी कैसे होना चाहिए, ज्यादा तेल वाला खाएंगे तो जहां न्यूट्रिशन जाना है वहां कोलेस्ट्रॉल जाएंगे, फिर वही कोलेस्ट्रॉल खून लेकर हर जगह में घुमाते हैं। आपका ब्रेन नर्व्स में भी कोलेस्ट्रॉल जाता है, आंखों में भी छोटा छोटा नर्व्स है, तो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जाएंगे तो छोटा छोटा नर्व्स में ब्लॉकेजेस हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेजेस हो गया तो क्या होगा, न आपका आंख दिखने में दिक्कत हो जाएंगे, और ब्रेन में भी ये कोलेस्ट्रॉल का लेयर्स बना देते हैं, कभी टेंशन में वो टूट जाता है तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। ये एक हाथ पैर वो फंक्शनिंग कम हो जाता है, क्यों, जैसे वो टूट गया, ब्लड क्या हो गया, ब्रेन में स्प्रेड हो जाता है। फिर कौन सी ब्रेन पार्ट में वो ब्लड स्प्रेड हो जाता है, वो ब्रेन फंक्शन करना थोड़ा डिले हो जाता है, कम कर लेता है।
फिर शरीर हिलाना, सोचना, इसमें कमी आ जाता है, क्योंकि अलग अलग पोर्शन, ब्रेन का अलग अलग पोर्शन अलग अलग काम करते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए हमको अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाना है, जंक फूड नहीं, ज्यादा तेल वाला नहीं, ज्यादा फ्राइड वाला आइटम्स नहीं है उसमें। मोस्टली मैंने देखा है ये डिप्रेशन वाला आता है ना, वो वेजिटेबल्स खाते भी नहीं, क्योंकि वेजिटेबल्स में ही विटामिन मिनरल्स ज्यादा होता है। और आप वेजिटेबल्स खाएंगे ही नहीं, जो विटामिन मिनरल्स, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, जो भी है विटामिन का, मिनरल्स का, वो आपको नहीं मिलेंगे। शरीर को बहुत कम चाहिए, वो वेजिटेबल से मिल जाता है, लेकिन वो हम खाएंगे नहीं, वो विटामिन मिनरल्स खाएंगे नहीं, फिर ये न्यूरॉन फंक्शन करने में दिक्कत हो जाता है, ये कम्युनिकेट करने में दिक्कत हो जाता है, स्लो हो जाता है, या उसको कितना फंक्शन करना है वो उतना नहीं होता है। देखिए पुअर मेमोरी में कितना न्यूरॉन फायर होता है, देखिए थोड़ा सा है ना, न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंजाइम, रिसेप्टर। यहाँ देखिए अच्छे मेमोरी है तो कितना अच्छा न्यूरॉन फायरिंग होता है, तो इसमें आपका मेमोरी अच्छा बन जाता है, इसमें मेमोरी करने में दिक्कत हो जाता है। तो इसके लिए हमको न्यूट्रिशियस फूड खाना है, सोच समझ कर खाना है, क्योंकि ये शरीर इतना महंगा चीज है, आप जो खाते हैं ना वो खून में चले जाएगा। ठीक है, वो कुछ है ना, स्वीट अच्छा लग गया, थोड़ा ज्यादा खाएंगे तो कहाँ जाएंगे, वो सारा आपकी खून में ही जाएगा, और आपका पूरा शरीर में वो फैल जाते हैं। और जहाँ ऑक्सीजन देना है वहां ज्यादा कोलेस्ट्रॉल देंगे, जहाँ विटामिन मिनरल्स देना है वहां ज्यादा तेल देंगे, तो फिर क्या होगा, कैसे काम करेंगे। तो खाने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्या चीज हमारा अंदर जाता है, एक एक चीज असर करता है। ये है ना, जैसे पीपल काउंसलिंग के लिए आपके पास आते हैं एडिक्शन लेकर, उनको ऐसा वीडियोस आप दिखाना है, आपको कई सारा यूट्यूब में वीडियोस मिलेगा, आपको उस वीडियोस डाल के दिखाना है, देखो आपका अल्कोहल कहाँ जाता है, उसका क्या असर होता है, आपका ड्रग्स ले तो क्या होता है। क्योंकि कई बार ये अवेयरनेस जो ड्रग्स लेते हैं ना उनको नहीं रहता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका ब्रेन का इंपॉर्टेंस। फिर साथ साथ सो ब्रेन है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। सो पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये ब्रेन से कहाँ कहाँ सिग्नल जाता है, हमारा नर्वस सिस्टम से ही सारा बॉडी फंक्शन होता है। उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो इसका हम देखेंगे। देखिए नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, या इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दोनों होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जैसे अभी आपने देखा ब्रेन को देखा और स्पाइनल कॉर्ड को देखा। ब्रेन क्या करता है, रिसीव्स एंड प्रोसेसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, इनिशिएट्स रिस्पॉन्सेस, स्टोर्स मेमोरीज, जनरेट्स थॉट्स एंड इमोशंस। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, कंडक्ट सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से ही सारा आपका बॉडी को सिग्नल चलता है। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो वो स्पाइनल कॉर्ड का सिस्टम कहाँ कहाँ जाता है, सीएनएस टू मसल्स, ग्लैंड्स, और उसमें भी सेंसरी न्यूरॉन्स होता है, जैसे टच, ये सारा फीलिंग होता है ना, सेंसस, 5 इंद्रियों का भी होता है, सेंसरी ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
फिर वहां से सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट्स, जैसे ऑटोमेटिक ब्रीथिंग चलता है, वॉलंटरी होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस। फिर इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर दो आता है, सिंपैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये क्या होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक? देखिए, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एंड सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम भी सारा आंख, स्किन, सैलिवरी, लंग्स, हार्ट, स्टमक, पैंक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड सब में कनेक्टेड है, और पैरासिम्पैथेटिक भी सब में कनेक्टेड है। लेकिन दोनों का अलग अलग रोल होता है। क्या होता है? जैसे आप बैठे हैं, एक साफ कमरे के अंदर आ गया, तो हम क्या करेंगे? तुरंत भागने का कोशिश करेंगे या मारने का कोशिश करेंगे। तो इसको फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम कहते हैं। तो फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम के लिए आपको भागना है या मारना है, फॉर बोथ फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम यू नीड लॉट ऑफ एनर्जी। और एनर्जी भी कहाँ चाहिए? हाथों में चाहिए, पैरों में चाहिए। So if you have more energy in your hands, you will fight with the snake. If you have more energy in your legs, you will run away from the snake. So fight and flight system is the sympathetic system. In the sympathetic system, when it gets activated, you get energy for your hands and legs so that you can fight the snake or run away from the snake. So again, it is a defense mechanism. Okay. फिर आपने क्या किया? अभी साफ चले गया, आराम से बैठे हैं। So now what happens? The parasympathetic system gets activated. So what happens? You become normal in breathing. आपका blood circulation पहले हाथ पैर में ज्यादा था, अभी वो circulation सारा बॉडी को सर्कुलेट हो जाएंगे। इसके लिए जब आप टेंशन में, गुस्से में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ऐसा है ना, हमेशा अलर्ट में रहते हैं, तो क्या होगा? आपका ब्लड सर्कुलेशन हाथों में, पैरों में ज्यादा होगा। उसके कारण it's like an emergency. When there is a war, you will not get essential groceries from your grocery shop because shops will be closed because it is an emergency. जब war आ जाता है, सब अनाउंस कर लेता है, सारा दुकान बंद कर लो, सब घर में बैठ जाओ, तो दुकान से कुछ मिलेगा नहीं आपको। जो डेली हमको मिल्क आता है गाड़ी में, वो नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, तो आपका ब्लड नॉर्मल काम करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं, रेस्टफुल का, आपका सारा बॉडी का सेल्स रिजुविनेशन का काम करते हैं। जो रेगुलर फंक्शन होता है वो सारा बंद हो जाता है। हमेशा एंग्जाइटी, ये करना है, ऐसा करना है, जल्दी जल्दी करना है, या दुखी रहते हैं, क्या करूं, कैसे करूं। तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम अलर्ट होने से आपका नॉर्मल फंक्शनिंग पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कम कर लेता है या बंद कर लेता है। उसके कारण जो नॉर्मल एक्टिविटीज, डाइजेस्टिव सिस्टम और सेल रिजुविनेशन सिस्टम, आपका बॉडी हेल्थी रहने का मेंटेनेंस एक्टिविटीज, ये सारा है ना, थोड़ा होता है या बिल्कुल बंद हो जाता है। इसके लिए हमको जितना हो सके रिलैक्स रहना है, इजी रहना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है, तो आप भी खुश रहेंगे, आपका शरीर भी हेल्थी रहेंगे। अभी मेरे को गुस्सा आता है तो हाथ ऐसा मैं करता हूं, तो गुस्सा सिर्फ दिमाग में नहीं होता है। आपने दिमाग में गुस्सा किया, आपका शरीर का एक एक सेल गुस्सा करते हैं। आपने दिमाग में किसी के प्रति अच्छा नहीं सोचा, ये व्यक्ति ऐसा है, तो ऐसा है बोलने से आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया। तो जब चिड़चिड़ापन आप सोचते हैं, सिर्फ आपका दिमाग नहीं सोचते हैं,
आपका सारा शरीर ऐसा ही चिड़चिड़ापन करते हैं। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, याद करना, उसमें अच्छे से दिखाया है। जैसे दिमाग सोचते हैं ना, आपका एक एक सेल कैसे ऐसा बन जाता है, ऐसा सोचते हैं। आपका एक एक सेल एक एक जीवन है, एक एक लाइफ है। तो आपका उंगली में इधर 1000 सेल्स होता है, छोटे 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 सेल्स होता है, और एक एक का दिमाग होता है। तो आप परेशान है, आपका सारा शरीर में कितने करोड़ सेल्स होता है, सब परेशान हो जाता है। तो समझो आप सारा 1 करोड़ लोग गुस्सा करेंगे तो क्या होता है, आप सोच कर देखो। उसकी वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी, वो टॉक्सिन्स निकालता है शरीर से। जो अच्छे हॉर्मोन्स होना चाहिए वो सारा बंद हो जाता है। तो उतना बहुत सीरियस है। हम उसको ध्यान नहीं देता ना, इसके लिए हम आसान से सोच लेता है किसी के प्रति गुस्सा करना, ये करना। गुस्सा करने से दूसरों को कुछ नहीं होता है, सारा आपका कंप्लीट सिस्टम खराब हो जाता है। आपको समझ आएंगे, मैं गुस्सा करने से मेरा कंप्लीट शरीर इतना खराब होता है। तो आप गुस्सा करने का है ना, आप डरेंगे। सच में आपको वो समझ आ गया तो उतना डेंजरस है। लेकिन हमारा शरीर ये सारा बैलेंस करके जाता है, लेकिन सबका असर दिखाई पड़ता है। इसके लिए दुनिया में इतने लोगों को बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं है शरीर के अंदर क्या हो रहा है बोल के। तो यही चीज आप एज अ काउंसलर आप लोगों को सिखाना है। क्योंकि जब तक सिखाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। आप कितना भी बोलो आप दारू मत पियो, क्यों करते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, प्रॉब्लम होता है, वो हर जगह में लिखा भी है, सिगरेट पैकेट में भी लिखा है, दारू का बोतल में भी लिखा है। क्यों लोग करते नहीं है? क्योंकि वो समझते नहीं है। इंफॉर्मेशन अलग है, एजुकेशन अलग है। इंफॉर्मेशन आप सबको देंगे, लेकिन एजुकेशन है ना, थोड़ा मेहनत करके समझाना पड़ेगा, उनके दिमाग में अंदर चलना चाहिए। उसको एजुकेशन कहते हैं। सो एज अ काउंसलर आपका इंपॉर्टेंट रोल क्या है? लोगों को एजुकेट करना है, इंफॉर्मेशन नहीं देना है। इंफॉर्मेशन गूगल में मिल जाता है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिंपैथेटिक सिस्टम इज फाइट और फ्लाइट करते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट डाइजेस्ट करते हैं। और ये दोनों किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। So stress management. Psychologists have been studying stress and its impact on psychological and physical health for several decades. Stress is a negative emotional experience. क्यों नेगेटिव कहते हैं स्ट्रेस? बिकॉज इट इज accompanied by predictable biochemical। जैसे ब्रेन का मैं बताया, ऐसा सारा शरीर में न्यूरॉन्स होता है, कम्युनिकेशन होता है, सेल्स होता है। So it is accompanied by predictable biochemical, physiological, cognitive and behavioral changes. क्योंकि it is not just thinking, whatever you think, physically it is going to reflect, cognitively it is going to affect, behavioral patterns is going to change, that are directed toward altering the stressful event or accommodating to its effects. कोई भी एक विचार का भी उसका इफेक्ट, इट इज नॉट गोइंग टू वेस्ट। आपने अच्छा सोचा, वो भी शरीर को कुछ करते हैं। आपने बुरा सोचा, वो भी शरीर को कुछ करते हैं। कुछ हार्मोन्स रिलीज हो जाता है, कुछ कम्युनिकेशन हो चले जाता है। तो एक भी विचार आप सोचेंगे ना, उसका असर जरूर आपको अनुभव करना ही है। कर्म का गुह्य गति इसको कहते हैं। जो आप सोचेंगे ना, आपका शरीर उसको भोगना ही है, दूसरा रास्ता नहीं है।
लेकिन हम कर्म का हिसाब कोई स्पिरिचुअलिटी का बात करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये समझना है। आप शरीर का अच्छे से पढ़ेंगे ना, आप डर जाएंगे। फिर वो स्क्रिप्चर्स में लिखा है, गरुड़ पुराण में, वो सब पढ़ने का जरूरी नहीं। ये सिर्फ समझने से आपको है ना लगेगा मेरे को क्या सोचना है, कितना सोचना है, कब सोचना है, ये सारा है ना हमको समझ आ जाएगा। So the more of the problems the adults reported from their childhood, the more vulnerable they were in adulthood to an array of disorders, including depression, lung disease, cancer, heart disease, hypertension, बीपी एंड डायबिटीज। तो ये कहां से होता है? बचपन से ही शुरू हो जाता है। बच्चे को कुछ पता नहीं है, लेकिन कर्म कर्म जो भी हम सोचते हैं ना, कर्म माना हाथों से पैरों से करते हैं, उसको मैं कर्म नहीं करता हूं, बोलता हूं। कर्मा, एक्शन इज व्हाट यू थिंक। जो वो सोचते हैं ना वो कर्म बन जाता है। अच्छे सोचेंगे अच्छे कर्म, बुरा सोचेंगे बुरा कर्म। वो आप करते नहीं करते वो दूसरी बात है, सोचने से ही कर्म बन जाता है। तो छोटे बच्चे को हम उनका जीवन कैसे रहा बचपन में, उनकी माँ बाप के साथ कैसे रिलेशनशिप था, माँ बाप उनको टाइम को खिलाया, पिलाया, सुलाया, या उनको टेंशन में छोड़ दिया। टाइम पर खिलाएंगे नहीं, टाइम पर उनको उनकी बात सुनेंगे नहीं, उनको एडवाइस करेंगे नहीं, उनको ध्यान देंगे नहीं, तो क्या होता है? बच्चे टेंशन में चले जाता है, खुद परेशान रहते हैं, चिंता में आ जाता है, और उसका सारा असर अभी होता है। कैसे होगा? डिप्रेशन होगा, लंग डिजीज होगा, कैंसर होगा, हार्ट डिजीज होगा। जिसका कौन सी ऑर्गन वीक है उसके ऊपर उसका असर होगा। सिंपल फिलॉसफी। मैं आपको अलग अलग बीमारी का प्रिवेंशन कैसे करना उसका एक वीडियो में बनाया हूँ, एमएससी के लिए बनाया, आपके लिए भी काम में आएंगे, मैं भेज दूंगा। आप देखेंगे हर बीमारी के लिए एक ही प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल का। टाइम पर उठेंगे नहीं, टाइम पर सोएंगे नहीं, टाइम पर खाएंगे नहीं, फिर एक्सरसाइज करेंगे नहीं, ज्यादा खाएंगे, नमक ज्यादा खाएंगे, जीभ का टेस्ट ज्यादा, स्वीट ज्यादा खाएंगे, नमक ज्यादा खाएंगे, यही है सारा बीमारी का। लेकिन क्यों कोई लोगों को टेंशन बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, कई लोगों का हार्ट का प्रॉब्लम होता है, कई लोगों को दिमाग का प्रॉब्लम होता है, कई लोगों को ब्रेन का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है, कई लोग एडिक्शन में चले जाता है, क्योंकि उनका अलग अलग ऑर्गन्स जिसका वीक होता है ना उसको ऊपर असर हो जाता है। उसका मैं एक है ना सिंपल चीज बताऊंगा। आप आपकी एस्ट्रोलॉजी आप देखेंगे, उसमें भी है जो जब जन्म हुआ उसमें भी होता है कौन सी अंग आपका वीक रहेगा। ठीक है, आप देखना एस्ट्रोलॉजी में, तो वो हिसाब से आपका जो ये साइकोबायोसोशियल फैक्टर्स उसका ऊपर असर करेंगे, जो वीक ऑर्गन है उसके ऊपर असर होता है। तो इसका सिंपल फिलॉसफी है प्रिवेंशन के लिए, खुश रहो, सोचने के पहले सोचो, इजी रहो, रिलैक्स रहो, एक्टिव रहो, खुद भी है ना पर्पसफुल मीनिंगफुल कुछ करो खुद के लिए, दूसरों के लिए भी मीनिंगफुल पर्पसफुल कुछ करो। ठीक है, so at least some of the risk may have occurred not only because of stress related biological dysregulations but also because of poor health habits, smoking, poor diet, lack of exercise that these early stressful environments prompted। क्योंकि स्ट्रेस होने से आप टाइम पर खाएंगे नहीं, टाइम पर सोएंगे नहीं, स्ट्रेस होने से स्मोक करना शुरू को करेंगे, स्ट्रेस होने से खाना कम कर देंगे, स्ट्रेस होने से आपको थोड़ा अल्कोहल पीना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इसके लिए ये कोर्स किया है, कर रहे हैं। इस कोर्स इसके लिए डिजाइन किया, आपको बड़े बड़े बीमार को ठीक करना नहीं है,
सिर्फ सारे दिन का डे टू डे इश्यूज में जो होता है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होता है, उसको आप ठीक करो। उसको ठीक करने से जो बड़े बड़े बीमार होने वाला है उसको आप प्रिवेंट कर सकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और उसका पहले एजुकेशन करो, लोगों को एजुकेशन देना है। देखो भाई, आपको बाद में ये सब बीमारी आने वाला है, उसको प्रिवेंट करो। अभी ऐसा समझो आपका शरीर कैसे काम करता है, दिमाग कैसे काम करता है, आप ये इंफॉर्मेशन समझो अच्छे से, तो आगे चलकर आप खुश रहेंगे, लंबे जीवन तक जी सकते हैं। तो एज अ काउंसलर इस कोर्स इसके लिए बनाया, प्रिवेंशन करने के लिए। जो बीमार हो गया ठीक है, उसके लिए भी आप समझा सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर और मन उतना फ्लेक्सिबल है। बीमार आ गया तो भी कुछ लाइफस्टाइल आपने ठीक कर दिया, सोचना ठीक कर दिया, हमारा सेल भी खुश हो जाता है, फिर आपका हेल्थ वापस आ जाएगा। लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इट इज ऑलवेज बेटर टू प्रिवेंट द डिजीजेस। सो फाइट और फ्लाइट मैंने बता दिया, फाइट और फ्लाइट कैसे काम करता है। तो हमेशा आप टेंशन में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो ये जनरल अडैप्शन सिंड्रोम में बताएं, फर्स्ट फेज अलार्म, द ऑर्गेनिज्म बिकम मोबिलाइज्ड टू मीट द थ्रेट। In the second phase, resistance, the organism makes efforts to cope with the threat as through confrontation. थर्ड क्या होता है, एग्जॉस्शन। आप हमेशा टेंशन में रहेंगे, क्या होता है, थक जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाता है। फिर if the organism fails to overcome the threat and depletes its physiological resources in the process of trying, the result of this work suggests that hazards do indeed compromise psychological and physical functioning. तो हमेशा अलर्ट में, टेंशन में, क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे सोचते सोचते रहेंगे। दिमाग को ओवरलोड कर रहे हैं, शरीर को ओवरलोड करते हैं, करते करते थक जाते हैं, फिर भी चिंता करते हैं, और भी क्या होगा, डिफेंस मैकेनिज्म, अलग अलग बीमारी आना शुरू हो जाते हैं। हम छोड़ते ही नहीं है गुस्सा करना, खुश रहना हम सीखते नहीं है, गुस्सा करना बंद होता ही नहीं है, चिड़चिड़ापन करना बंद होता ही नहीं है। फिर क्या होता है, उसको एग्जॉशन हो जाता है, और वो थक गया, फिर भी आप गुस्सा करते हैं, फिर भी आप परेशान रहते हैं। जो ऑलरेडी थक गया उनके अंदर शक्ति ही नहीं है, और क्या होगा फिर, और बीमार हो जाता है। तो यही है, ऑस्ट्रेलिया ने रिसर्च करके 1956 में रैट के ऊपर रिसर्च करके उन्होंने बताया जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, वो कैसे हर बीमारी का कारण बन जाता है। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर है साइकोथेरेपीज। तो ये स्ट्रेस का प्रॉब्लम कैसे कैसे हम ठीक कर सकता है, उसका अलग अलग काउंसलिंग टेक्निक्स होता है। उसमें मेन यही है, साइको एनालिटिक सिगमंड फ्रॉइड का, कॉग्निटिव हमारा दिमाग कैसे सोचता है उसके ठीक करना। साइको एनालिटिक माना जो बचपन से लेकर आज तक जो हमारा अंदर है उसको ठीक करो। कॉग्निटिव हमारा सोच, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलो ध्यान से। बिहेवियरिस्टिक जो कर्म करते हैं सही अच्छे कर्म करो, सोशल एक्टिविटी करो, अनसेल्फिश एक्टिविटी करो, फिजिकली एक्सरसाइज करो। तो बिहेवियरिस्टिक, तो जो हमारा पास्ट मेमोरी उसको भी ठीक करना है, क्योंकि मेमोरी के कारण अभी हमारा आदत ऐसा बन गया है। तो पुराना मेमोरी को भी ठीक करो, अभी जो सोचते हैं उसको भी ठीक करो, क्योंकि वही पुराना मेमोरी बन जाता है। फिर उसके कारण हमारा व्यवहार भी ठीक करो। फिर अच्छे सोचो, पर्सन सेंटर्ड माना जो हमारे इंसान में जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर काम करो, जो वीकनेस है उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, थोड़ा तो समझ लिया आपने, थोड़ा ठीक कर लिया, फिर हमारे अंदर जो अच्छी एबिलिटीज है, स्ट्रेंथ्स है, सो वर्क ऑन द स्ट्रेंथ instead of always focusing on the negativity. So what are the techniques, counseling approaches? आपका किताब में शायद फर्स्ट स्पिरिचुअलिटी का मैंने कुछ लिखा होगा। सो स्पिरिचुअलिटी क्या करते हैं, एज अ काउंसलिंग काउंसलर स्पिरिचुअलिटी में आप क्या सीखते हैं? स्पिरिचुअलिटी यही बताता है, जो हम सोच का बात करते हैं, दिमाग का बात करते हैं, शरीर का बात करते हैं, लेकिन ये सारे को कंट्रोल करने वाला चीज आत्मा है। आत्मा माना कॉन्शियसनेस। जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे थे,
मैंने सोचा, हाथ हिलाया। ऐसा ही मैं चाहते थे, इसके लिए मैं सोचा, तो सोचने वाला मैं हूं। तो वो सोचने का भी शक्ति कहां से आएंगे मेरे को? तो इस शक्ति एक हमको खाने से मिलता है, ठीक है। इसके लिए अच्छी चीज खाने के लिए बोलते हैं, सात्विक चीज खाना है। आयुर्वेद में वही बताता है, सतो रजो तमो। जितना सात्विक खाना खाएंगे, हमारा दिमाग भी है ना शांत रहेंगे, टेंशन नहीं होगा, शांति से हैंडल करेंगे। लेकिन आप राजसिक चीज खाएंगे तो जल्दी जल्दी गुस्सा, टेंशन, इरिटेशन। और तमो चीज खाएंगे, सोते रहेंगे, लेजीनेस होगा। तो आयुर्वेद का भी मैंने एक बार लिंक भेजा था, आप थोड़ा उसमें देखो खाने का भी क्या है। तो ऐसा ही आत्मा को चाहिए, आपका इस कॉन्शियसनेस, दिमाग शांत रहना है, साफ रहना है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो पहला चीज सतो प्रधान होना चाहिए, सतो चीज खाना है, सतो चीज सोचना है। और इसके लिए परमात्मा को याद करना है, क्योंकि हमारा दिमाग क्लियर रहेंगे, जो पुराने बातों का चिंता ज्यादा नहीं रहेगा उस परमात्मा को याद करने से। परमात्मा को याद करना क्या है, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। सब कुछ देखते सुनते हुए साइलेंस को याद करना, अनुभव करना। क्योंकि अनुभव होता है ना, वही आपका हार्मोन्स बनता है। आप कितना भी मेडिटेशन का सीख लो, अल्टीमेटली वो मेडिटेशन आपको ये देना है, मन को शांति, प्रेम, आनंद, खुशी का अनुभव करना है। कोई भी मेडिटेशन आपको शांति, प्रेम, आनंद का अनुभव कराते हैं, समझो वो आपके लिए अच्छा है। और कोई भी मेडिटेशन से आप थक जाते हो, टायर्ड हो जाते हो, दिमाग में टेंशन आ जाता है, चिंता बढ़ जाता है, समझो वो आपके लिए नहीं है। क्योंकि जो आप अनुभव करते हैं वही हॉर्मोन्स बनता है दिमाग में, शरीर में। शांति, प्रेम, आनंद, खुशी का आप सारा दिन अनुभव करते रहेंगे, अच्छे अच्छे हार्मोन बनते जाएंगे आपका शरीर में। और ये अच्छे हार्मोन का कमी के कारण आपको दवा खाना पड़ता है। जो न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, विटामिन का कमी के कारण दवा खाना पड़ता है। तो आप कोई भी मेडिटेशन कर सकता है, अच्छी बात है, लेकिन इतना ध्यान देना, वो मेडिटेशन जो करते हैं उससे आप शांति, प्रेम, आनंद, खुशी का अनुभव होता है, वो चेक करो आप। तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ देखते सुनते हुए सिर्फ उस साइलेंस का अनुभव करना। और साइलेंस माना बीती बात बंद हो गया, आगे का एंजाइटी बंद हो गया, पुराने डिप्रेशन बंद हो गया, सिर्फ अभी का शांति का अनुभव कर रहा हूं। और कोई जिम्मेवारी का याद नहीं है, इसके लिए हल्का हो गया, मुस्कुरा रहा हूं। सभी मुस्कुराइए। तो शांति भी आ गया, खुशी भी आ गया, उसके कारण हल्कापन भी हो गया। हल्का रहता हूं मैं, लाइट। तो जैसे मैं शांति, प्रेम, हल्कापन हो गया, मेरा सारा शरीर में ना एक एक अंग में जो भी सेल्स होता है वो सारा सेल हल्का हो जाता है। इसके लिए हम लोग ये मेडिटेशन को है ना, जो आर्थराइटिस पेशेंट है उसके ऊपर मेडिटेशन करके देखा, ये सारा रिलैक्स रहने का, इजी रहने का, उनका तुरंत रिस्पॉन्स आ जाता है। जो पैर सारा सीधा सीधा नहीं होता है ना, वो सीधा हो जाता है। ये हाथ मोड़ नहीं सकता है, वो मोड़ सकते हैं, क्योंकि तुरंत उसका इफेक्ट होता है। आपने जैसे ही शांति, प्रेम, आनंद का अनुभव किया, आपकी हर एक सेल शांति, प्रेम, आनंद का अनुभव होता है। उसका नेगेटिव टॉक्सिन सारा बाहर चले जाता है और एनर्जाइज बन जाता है, रिज्यूनेशन हो जाता है, सेल मरना कम हो जाता है।
डिजेनरेशन कम हो जाता है, रिजुविनेशन ज्यादा हो जाता है। और इस शांति प्रेम आनंद निरंतर कैसे रखना है, इसके लिए उस परमानंद को, परमात्मा को, क्योंकि सारे दुनिया को याद करेंगे दुखी दुख का बात ही याद आएगा। तो जैसे मैं शांति प्रेम आनंद को याद कर रहा हूं, तो उसका सागर है परमात्मा। तो उनके लिए अलग आपको सोचना नहीं, जैसे आप खुद का शांति प्रेम आनंद अनुभव कर दिया, समझो आप खुद को भूलकर उस परमात्मा के याद में खो गया, और उस परमात्मा से आपको शांति का किरण है, शक्तियां मिल रहे हैं। उस परमात्मा प्रेम का सागर है, तो मेरे को प्रेम का अनुभव होता है उनसे जुड़ने से। क्योंकि दुनिया वालों को आप किसी को भी याद करो ना कुछ दुख का बात ही याद आएगा। लेकिन उस परमात्मा को कोई शरीर नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, वो सर्वशक्तिवान है। सारे दुनिया को संभालते हुए भी वो हंसते रहेंगे, क्योंकि वो क्रिएटर है, उनका ही रचना है, वो रचयिता है। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? इस शांति प्रेम आनंद को निरंतर अनुभव करने का एक साधन है ये राजयोग। दुनिया में मेरे हिसाब से और कोई चीज नहीं मिलेगा आपको निरंतर शांति प्रेम अनुभव कराने का चीज। आप कितना भी माइंडफुलनेस का इधर का उधर का मेडिटेशन सीखो, निरंतर अनुभव नहीं करा सकते हैं जब तक उस परमात्मा की याद में, याद माना उस सच्चिदानंद स्वरूप, उनकी याद में। जैसे मैं शांति प्रेम आनंद का अनुभव करता हूँ, वो भी शांति प्रेम आनंद की सागर है। तो उनकी याद में जब मैं खो जाता हूं, तो वो निरंतर है, वो हमेशा तैयार है। आप सारे दुनिया को थोड़ा समय के लिए बोलो, मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, ऐसा वो हमेशा रेडी रहता है। तो स्पिरिचुअलिटी का ये बेनिफिट है, आप जब भी चाहे ना उस परमानंद से, परमात्मा से जोड़कर शांति प्रेम आनंद का अनुभव करेंगे, आपका सारा शरीर है ना बदल जाएंगे, उस सेकंड में बदल जाता है। क्योंकि उसी सेकंड में ना आपके अच्छे अच्छे हॉर्मोन्स बनना शुरू हो जाता है। तो समझो सारे दिन आप ये उनकी याद में रहता है, तो कितना आपका शरीर का अच्छे होगा। और कई लोग बोलते हैं ना मेरे को रात को नींद नहीं आता है, और जो राजयोग का सिखाते हैं ना, उनको है ना बहुत खुशी का बात है नींद नहीं आना माना। क्योंकि नींद नहीं आता है माना आप सब कुछ भूल जाओ, उस परमात्मा की याद में बैठ जाओ, सो जाओ, लेट के याद करो, बैठ के याद करो। नींद से भी आपको उतना शक्ति नहीं मिलेगा जो परमात्मा की याद में उतना शक्ति आपको आ जाए। आपको ये चिंता ही छोड़ दो, आप मेरे को नींद नहीं आ रहा है, फॉरगेट दैट देयर इज नो, आई एम नॉट गेटिंग स्लीप, मेरे को इंसोम्निया है, आई हैव दिस, आई कैन नॉट स्लीप। आप है ना जिसको नींद नहीं आता है, मैं उनको बोलूंगा आप है ना बहुत भाग्यशाली है, यू आर अ वेरी लकी पर्सन इन द वर्ल्ड हु है ना फाइंड प्रॉब्लम इन स्लीप। क्योंकि उस समय शांति प्रेम आनंद को आनंद बन जाओ, परमात्मा की याद में बैठ जाओ। जो नींद आपको करते हैं ना, उससे 10 गुना अच्छा आपका शरीर हो जाएगा। ठीक है, ये स्पिरिचुअलिटी का पावर है। और जितना ही आप अनुभव करेंगे, शांति का अनुभव करेंगे, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेंगे, अटेंशन बढ़ेंगे। और जितना एक व्यक्ति से आप कनेक्शन जुड़ते रहता है, परमात्मा से जुड़ते रहता है, शांति प्रेम आनंद का अनुभव करते रहता है, स्पिरिचुअलिटी का ये पावर है। आपकी कंसंट्रेशन पावर जितना बढ़ेंगे उतना शक्तिशाली हो जाएगा। आत्मा के अंदर शक्ति माना उसमें कंसंट्रेशन पावर ज्यादा होता है, और उस कंसंट्रेशन पावर से आप किसी को एक शब्द बोलेंगे ना, वो हो जाएगा। आप करके देखो, कितना भी बीमार वाला है आपके सामने आ गया, आप उस शांति का शक्ति के साथ बैठ के उनको बोलो आपकी दिमाग प्रॉब्लम अभी ठीक हो जाएगा, उसी समय ठीक होना है उसको। क्योंकि आत्मा के अंदर उतना शक्ति है, वो परमात्मा के अंदर कितना शक्ति है वो आत्मा के अंदर भी है।
लेकिन क्या कमी है? वो कंसंट्रेशन का कमी, अटेंशन का कमी। दुनिया में भी आप देखो, जिसको तेंदुलकर अच्छे खेलते हैं, क्यों? विराट कोहली अच्छे खेलते हैं, आप ध्यान से देखो, उनका सारा ध्यान खेल में रहेंगे, उनकी अटेंशन, जिसका अटेंशन होता है किस चीज में, उसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है, परफेक्ट कंट्रोल। और स्पिरिचुअलिटी का उसका महत्व क्या है? जितना आप कंसंट्रेशन पावर बढ़ेंगे, और वो कैसे होगा? परमात्मा का याद में। कैसे होगा? शांति प्रेम आनंद जितना ज्यादा करेंगे और आत्मा शक्तिशाली बन जाएंगे, फिर समझो आप कुछ भी करो, आपको कुछ नहीं होने वाला है। आप कुछ भी खाते रहो, कुछ नहीं होगा आपको, क्योंकि कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप हिमालयन योगी, परमहंस योगानंदा का ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये सारा पढ़ के देखेंगे, आपको समझ आएगा आत्मा की शक्ति के आगे दुनिया की कुछ नहीं कर सकता है। कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति उसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि आत्मा क्रिएटर है, सारे दुनिया उसके सेवा के लिए है। तो जब स्पिरिचुअलिटी में आएगा, माना आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेंगे, उससे आपका शरीर का सारा बीमारी ठीक हो जाएगा। और जो व्यक्ति आपके पास आएंगे, कंसंट्रेशन के पावर से आप उनको जो भी विचार करेंगे ना, वो सच हो जाएगा, और वो व्यक्ति भी आपकी बात सुनकर करेंगे। तो ये है पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। फिर उसके बाद आता है आयुर्वेद का, सिद्धा का, होम्योपैथी में भी वो एनर्जी का बात करता है, जो आप है ना, शरीर में एनर्जी आता है। और वो एनर्जी क्या है? आप अच्छे खाने से भी एनर्जी मिलता है आपको, वही एनर्जी सूरज से भी मिलता है, और वही एनर्जी आप शांति से बैठने से भी आपको वो अच्छा एनर्जी आ जाता है। तो होम्योपैथी में भी मैं आपको और एक लिंक भेजूंगा होम्योपैथी का, उसमें उस एनर्जी के बारे में है, वो एनर्जी इम्बैलेंस होने से कैसे का अलग अलग बीमार होता है, उसके बारे में ज्यादा आप समझ पाएंगे होम्योपैथी में। फिर साइको एनालिटिक मॉडल। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जवाब देना है। यस और नो, बताइए। चाइल्डहुड इमोशंस अफेक्ट इवन नाउ। अभी भी मैं बचपन में जो भी अनुभव किया उसका असर अभी भी होता है। यस और नो? अभी सेकंड क्वेश्चन सभी पार्टिसिपेट करके रिप्लाई कर दीजिए। विच इज मोर पावरफुल, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियसनेस, ए और बी? सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है, कॉन्शियसनेस पावरफुल है? अभी इसका जवाब देना, थर्ड वन। सबकॉन्शियस पावरफुल है, अच्छा, कॉन्शियसनेस पावरफुल नहीं है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे। अभी तीसरा, माइंड इज सेपरेट एंटिटी और प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। माइंड अलग है, या उस वो सोचने का तरीके को हम माइंड कहते हैं, या माइंड अलग है? ए और बी? तो हमने देखा है चाइल्डहुड इमोशंस का अभी भी इफेक्ट होता है, और ये माइंड का है ना, आपको थोड़ा समझना है, क्योंकि हम कई बार सुनते आ रहे हैं सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है, ये है वो है।
लेकिन उस सबकॉन्शियस का शब्दों में आप देखेंगे सब कॉन्शियस, कॉन्शियस के नीचे। ठीक है, आपने सोचा होगा अभी बार बार हम बोलते जाएंगे मैं सर्वशक्तिवान हूं, मैं शक्तिशाली हूं, ये हूं वो, कुछ बोलते जा रहे, सजेशन देते जा रहे हैं, तो कहां जाकर ये बैठ जाते हैं सजेशन? हमारा मेमोरी में बैठ जाता है। इसके लिए मैं उस दिन पूछा था, आप स्कूल में कौन सा स्कूल में पढ़ा, लिखने के लिए बोला मैंने, सुबह ब्रेकफास्ट क्या खाया, लिखने के लिए बोला था। तो वो सारा है हमारे अंदर, उसको सबकॉन्शियस कहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी वो मेमोरी है, उसका कुछ रोल नहीं है। आपने कुछ देखा, मन में बैठ गया, बस उसका कुछ काम है क्या? लेकिन जो मैं कॉन्शियसनेस हूं, ध्यान से मैंने कुछ चीज देखा, वो मेरे अंदर बैठ गया, तो जो बैठा है वो पावरफुल है या जो देखा है वो पावरफुल है? कौन जिंदा रहता है? जो बैठ गया वो जिंदा है या जो देखा है वो जिंदा है? तो कॉन्शियसनेस इज पावरफुल, सबकॉन्शियस कुछ नहीं है, सबकॉन्शियस जस्ट मेमोरी। आपने बार बार बोला मैं ये हूं ये हूं ये हूं, ठीक है, रिकॉर्ड हो गया, बस उसका कुछ काम नहीं है। लेकिन कौन बोला? मैंने बोला। तो जो रिकॉर्ड किया उसका कुछ इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो बोला उसका ऊपर इफेक्ट है। जो मेमोरी एक बार पड़ गया अंदर, उसका कुछ रोल नहीं है, क्योंकि आप बचपन से बहुत चीज देख कर आए, वो सारा आपके अंदर पड़ा है, कुछ काम का नहीं है वो। तो जो अंदर पड़ा है, एक बार डस्टबिन में आप वो कुछ कचरा डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, उसका कुछ काम है क्या? एक बार अंदर है, गया, बस उसका कुछ काम नहीं है। आपके बीरो में बहुत चीज रखकर जा रहे हैं, वो ऐसे ही पड़े रहता है, उसका कुछ काम नहीं है। लेकिन जब आपको चाहिए, आप खोल के एक निकाल के डाल पहनते हो ड्रेस को, फिर कुछ काम में आ जाता है। लेकिन वो थोड़ा समय के लिए, वो मेजर रोल नहीं है। तो जो भी हम सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस का बात करते हैं, वो सिर्फ मेमोरी है, उसका कुछ रोल ही नहीं है। लेकिन रोल होता है मेरे ऊपर, कॉन्शियसनेस के ऊपर। अभी मैं जो हूं, क्या हूं, वही सच है, वही है सब कुछ। जो अंदर पड़ा है उसका कुछ काम का नहीं है, वो पड़े रहता है बस। जब चाहे मैं उसको याद करता हूं। जैसे दुकान में कोई है, आप एक बिस्किट पैकेट जो सामने है उसको पूछा, वो तुरंत उठाकर दे दिया। आपने बोला मेरे को कुछ स्पेशल बिस्किट दे दो जो आप अंदर रखा है, तो अंदर जाकर लेकर दे दिया। लेकिन वो अंदर पड़ा है बस, उसका कुछ पावरफुल नहीं है। जो लेते हैं वो पावरफुल है। तो मैं कॉन्शियसनेस, मैं पावरफुल हूं, तो उसको पावरफुल कैसे बनाएंगे? हर समय अटेंशन, कंसंट्रेशन, इससे बढ़ते जाएंगे। आप कुछ भी बोलेंगे, एक ही बार बोलूंगा मैं स्वस्थ हूं, तो मैं स्वस्थ हो जाता हूं। तो सबकॉन्शियस पावरफुल नहीं है, कॉन्शियसनेस मैं पावरफुल हूं। सबकॉन्शियस कुछ भी नहीं है, मेमोरी है बस। तो ये साइकोएनालिटिक मॉडल क्या होता है? साइकोएनालिटिक मॉडल में वो जो मेमोरी, सबकॉन्शियस में जो मेमोरी पड़ा है, उसके कारण मैं कुछ अभी उसको याद करके परेशान होता हूं, तो उस याद को मैं ठीक कर लेता हूं। जो कोई ने मेरे को गाली दिया, मैं कभी शांति से बैठता हूँ, वो याद आ जाता है, उन्होंने ऐसा मेरे को गाली दिया, क्यों दिया। तो साइकोएनालिटिक मॉडल में क्या करेंगे, जो सबकॉन्शियस में वो मेमोरी है उसको थोड़ा निकाल के उनसे बात करके बंद करो, ठीक करो, जैसे हम हिप्नोथेरेपी में करते हैं, वही साइकोएनालिसिस है। फिर बिहेवियरिस्ट मॉडल, जैसे हम वो डॉग का देखा ना, बेल बजाने से, खाना नहीं है तो भी बेल बजाने से वो सलाइवा आ जाता है, बिहेवियर बन जाता है। लेकिन पहले बिहेवियर अलग था, कुछ और कारण के लिए मैंने ऐसा बोल रहा था, लेकिन बाद में आदत बन जाता है, हैबिट बन जाता है। लेकिन उसका मेन पर्पस अलग था, उसको भूल जाते हैं, फिर वो परेशान करते हैं। तो बिहेवियरिस्ट मॉडल में वो समझ कर उसको ठीक करते हैं, रीइंफोर्समेंट।
जैसे दारू पीते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, कुछ अच्छा लगा इसके लिए करते हैं, लेकिन हम उससे भी अच्छा चीज उनको समझाते हैं, बताते हैं, फिर वो आदत छूट जाता है। तो बिहेवियरिस्ट मॉडल है, जनरलाइजेशन में कल डिस्कस किया था, एक जगह में देकर हर जगह में उसके अप्लाई कर लेता है, फिर ऐसा बिहेवियर को चेंज करते हैं, वो बिहेवियरिस्ट मॉडल है। ह्यूमनिस्ट मॉडल क्या है, हमारे अंदर जो अच्छी अच्छी चीज है उसके ऊपर ध्यान देकर उसको बढ़ाना है। जैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम लोग डिस्कस किया, वो ह्यूमनिस्टिक मॉडल है। नॉर्मल हम स्पिरिचुअलिटी में भी वही करते हैं ना, हम जो गलत किया उसको भूलकर जो शांति प्रेम आनंद उसके ऊपर ध्यान देते हैं, अभी अच्छे करने के लिए उसके ऊपर ध्यान देते हैं, वो इट इज ऑलमोस्ट लाइक ह्यूमनिस्ट मॉडल। एग्जिस्टेंशियल मॉडल क्या है, मैं क्यों जी रहा हूं, उसका पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है, वो समझकर करना, जीना, वो एग्जिस्टेंशियल मॉडल है। इंटरपर्सनल मॉडल, इंटरपर्सनल हमारा रिलेशनशिप, मैं क्यों ऑफिस में लोगों से चिल्लाता हूं, मैं लोगों से क्यों नाराज रहता हूं, क्योंकि मेरा बचपन ऐसा रहा, मेरा माँ बाप के साथ उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, मेरा स्कूल में अच्छा नहीं था, मेरा बचपन में ऐसा कुछ घटना हुआ जिससे मैं दुखी रहता हूँ, तो अभी भी मेरा लोगों के साथ उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं हो रहा है, तो इसको इंटरपर्सनल मॉडल कहते हैं। फिर कॉग्निटिव मॉडल, हमारा दिमाग, कॉग्निटिव में भी ये पेजे का क्या है, एक एक एज के हिसाब से हमारा ब्रेन डेवलपमेंट होता है, तो जो हम सोचते हैं ऐसा बच्चे नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि उनका ब्रेन, आपने देखा ब्रेन का अलग अलग फंक्शन है, तो पूरा डेवलप, ये फ्रंटल लोब पूरा डेवलप नहीं होता है अप टू एडोलेसेंट एज तक, 19 up to the 19-year-old this frontal lobe is not fully developed, so children cannot think the conceptual things, तो उनके लिए अडल्ट पेरेंट उनको गाइड करना पड़ेगा, वो गलत करने का चांसेस ज्यादा है, तो उनको साथ साथ वो काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, हम उनको साथ साथ रखकर, जैसे ड्राइविंग करते हैं, ड्राइवर के सीट में हम नहीं बैठेंगे, तो एडोलेसेंट तक उनको ड्राइविंग करने के लिए हम अलो करेंगे, लेकिन ड्राइवर के साथ हम बैठना पड़ेगा, हम उनको समझाना है कैसे ड्राइविंग करना है, क्या करना है, कब ब्रेक लगाना है, ऐसा। तो वो कॉग्निटिव मॉडल का है, और सोच अच्छे सोचना है, पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव को बदलना है। और मेडिकल मॉडल, नॉर्मल डॉक्टर्स क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर सिम्टम्स क्या है वो देखकर दवा ले लेता है। एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर का बहुत जरूरी है, इमीडिएट वो ठीक कर सकता है, एटलीस्ट ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर सकता है, तो उनका भी है ना रोल है, बहुत जरूरी है। दवा भी हमको खाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सालों से हम दिमाग ये टेंशन रहकर बीमार पड़ गया, तो एक ही दिन में आप अच्छा विचार कर दिया, शरीर ठीक होने वाला नहीं है, तो इमीडिएटली आपको दवा लेना ही पड़ेंगे, तो डॉक्टर के पास जाना है, दवा खाना है, साथ साथ हमारा विचारों के ऊपर, व्यवहारों के ऊपर, सोचने के ऊपर काम करना है, लाइफस्टाइल को ठीक करना है। फिर जेस्टाल्ट मॉडल क्या है, सब कुछ देखना है, बचपन से लेकर आज तक विचारों के ऊपर हर चीज देखकर काउंसलिंग करना है। ओके, सो थैंक यू। अभी कुछ क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति सिस्टर, बताइए। आज का क्लास बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बार बार हिंदी बोल रहे थे आज। अच्छा बहुत अच्छा लगा, सब क्लास समझ में आया आज। अच्छा, और एक प्रश्न पूछा था, ठीक है। तो डायबिटीज बड़ी दीदी का है और एक आंख कम दिखाई देता है, तो उस पर कोई असर होगा क्या? असर होगा माना कौन, क्या असर आप पूछ रहे हैं? ये दिखाई नहीं देता एक आंख में, डॉक्टर्स क्या बताते हैं? नर्व वो जो कमजोर हो गई है। हाँ, तो अभी स्ट्रॉन्ग करना है, तो जी एक है सब कुछ ठीक करना है, लाइफस्टाइल ठीक करना है, सोचना ठीक करना है, खान पान ठीक करना है, जो डॉक्टर्स बताए वो सब करना है, और जी हमारे साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल भी ठीक करना है, सोचना जैसे मेडिटेशन का वो भी करना है, सब कुछ करेंगे वो ठीक हो जाएगा क्योंकि अच्छा हमारा नर्व सारा फ्लेक्सिबल है,
जी क्योंकि अभी ब्लॉकेजेस है वो ठीक हो जाता है, ब्लॉक निकल जाता है, लेकिन जी आपको जो जैसे डॉक्टर बताया ना ऐसा जीना पड़ेगा आपको। जी 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 फिर से दिखाई देगा उस आंखों से? हो जाता है, ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर है ना मोस्टली 90% केसेस बहुत फ्लेक्सिबल है। जी आप जो प्रॉब्लम हो गया उसको ठीक करो, शरीर ठीक हो जाता है। जी 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 बहुत कम परसेंटेज में वो प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए होता है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आपका लाइफस्टाइल, सोच, विचार ये सब ठीक करेंगे, खान पान ठीक करेंगे, पहले जैसे आप हो जाएंगे। जी 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 वेरी ओके, नाइस। थैंक यू। थैंक ओम शांति। यू। संकल्प जादव कौन है, आप बोल सकते हैं? हाँ, कुछ क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे ना। संजय मुड़े, आपको कुछ कहना है? आपने हैंड रेज किया है। ओके, अब मेरा एक क्वेश्चन है अजिम सर। ओके, अभी आपने जो बताया कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बारे में, तो अभी हम जब मेडिटेशन में एफर्मेशन देते हैं या हम जब एफर्मेशन से मेडिटेशन करवाते हैं, तो उनका जो माइंड टेंडेंसी है, अभी हम उनको थोड़ा सा आंखें बंद करने को कहते हैं स्टार्टिंग में, और बाद में फिर उनको एफर्मेशन देते हैं, तो वो कॉन्शियस माइंड से डिस्कनेक्ट होते हैं, या हम एफर्मेशन की कौन से माइंड तक जाता है, मतलब देखिए अभी अफर्मेशन हम करेंगे, आप ही करेंगे, और मैं बोलता हूँ ना, मैं है ना स्वस्थ रहता हूँ, तो मेरे को अभी अनुभव करना है, जो तो ये अभी अनुभव करता है ना वही अनुभव कौन असर करता है? होता है। अनुभव कौन करता है, मतलब कौन सा माइंड तक अनुभव होता है ऐसा? वो मतलब नहीं, कॉन्शियस? देखिए वो कॉन्शियस, सब कुछ कॉन्शियसनेस ही होता है, अनुभव भी वही करते हैं, बोलते भी वही है, करते भी, अनुभव करते हैं, सब कुछ कॉन्शियसनेस है। सबकॉन्शियस उसको कहते हैं हमारा बैंक बैलेंस है, या हमारा जैसे कंप्यूटर में मेमोरीज होता है ना, हाँ उसका हाँ, कुछ काम है क्या? ओके ओके। वो मेमोरी इसके लिए याद कराने के लिए बस। और एक कहना था, फिर अभी हमने जो मतलब जो एक रिसर्च किया था, आपने भी शेयर किया था कि जो कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉकेजेस को ओपन किया था, वी हैव टू ओपन, तो ये जो पावर थी वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर की वजह से हुआ, या उनका अटेंशन था पूरा कॉन्शियस माइंड के ऊपर, या उन्होंने सब वो धारणाएं की और सब माइंड को कंट्रोल किया, उसके कारण वो ब्लॉकेजेस ओपन हुआ, मतलब कौन सी शक्ति ने किया उसको? देखिए, आप कोई भी मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन कुछ भी करते हो, अल्टीमेटली क्या होता है, आपके अंदर शांति, प्रेम, आनंद का ही होता है ना, और ओके। कुछ होता है क्या? नहीं, वो 7 गुणों का तो मतलब वही 7 होता गुणों का अनुभव करते हैं, तो वही अच्छे अच्छे फीलिंग्स, इमोशंस होता है आपके अंदर। है। हाँ, तो आपने जो एक होता है आपका हार्मोन्स भी आ जाता है, दूसरा आपकी कॉन्शियसनेस क्या करता है, मेरे को ठीक होना ही है, ओके संकल्प, दृढ़ता। ओके ये दृढ़ता कितना बढ़ेंगे, ठीक है बोलना है मेरे को है ना, वो ऑपरेशन ये हो रहा है, लेकिन उसका पीछे क्या रहता है, मेरे अंदर वो इच्छा रहता है ना, मेरे को ठीक होना ही है। ओके। वो दृढ़ता के कारण ठीक होता है, इंसान बोलने से ठीक नहीं होता है। तो वो हम बोल क्यों बोलते हैं, हम उस दृढ़ता को बढ़ाने के लिए बोलते हैं। तो हम काउंसलिंग सेशन, जब हम काउंसलिंग करते हैं, अगर समझो किसी ने, आपने कहा था कि हम जो एक बहुत मतलब ये लेता है, क्या बोलते हैं उसको, अल्कोहल लेते हैं बहुत, हाँ, तो मेरा एक दोस्त है, मैंने कल मतलब उससे कांटेक्ट में हूँ कि हमारे एक यहाँ पे शॉप में वो काम करता है, तो उसका एक हैबिट है कि वो क्या है कि वो अल्कोहल तो बहुत सालों से ले रहा है, तो हमने उसको जो एक 2-3 ग्रुप में उसको इंक्लूड किया, उसको स्पिरिचुअल नॉलेज दिया, सब कुछ दिया, और मतलब वो नॉर्मल है, पर वो डेली उसको ना एक कुछ तो थोड़ी मात्रा में उसको अल्कोहल चाहिए ही, तो इसको क्या करना है, कई बार क्या होता है, पहले वो है ना, वो कौन सा स्टेज में है, अल्कोहल एडिक्शन का स्टेजेस होता है। उसका स्टेज तो बहुत आगे आगे जा चुका है वो। उस स्टेज में क्या होता है, जिसको अल्कोहल, बिना अल्कोहल नहीं रह सकता है, जैसे विथड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं उसको, ओके। क्योंकि अल्कोहल नहीं पियेंगे तो उनको ऐसा ऐसा होगा, यस यस, कुछ होता है होगा। ना।
हाथ उसका थर-थर काँपता है हाँ, ऐसा? उसको ट्राई करके देखिए। वो जैसे हम लोग अभी प्रैक्टिस किया मेडिटेशन का, अटेंशन का, उससे वो कंट्रोल हो सकता है तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है, देन उनको डी एडिक्शन सेंटर्स बोल के हॉस्पिटल्स में होता है, ओके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी होता है, अलग यस, एनजीओस भी चलाता है, प्राइवेट भी होता है। तो यस, डी एडिक्शन सेंटर्स में नॉर्मली क्या करते हैं, जो अल्कोहल उनको चाहिए उसके लिए दूसरा कुछ दवा देता है, लेकिन वही इफेक्ट होगा मोस्टली। उससे क्या होगा, एटलीस्ट अल्कोहल वो नहीं लेंगे, उसकी जगह में दूसरा वो लोग देकर उसको डी एडिक्शन करा देते हैं। तो धीरे धीरे उनका वो विथड्रॉल सिम्टम्स कम हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा वो। तो फिर मुझे उसके उसके बाद जब भी उनका वो इच्छा होता है ना, उसके लिए वो कुछ दवा देंगे, कुछ ऐसा उनके पास कुछ चीज होता है। लेकिन वो डी एडिक्शन इसके लिए जरूरी है, वो विथड्रॉल सिम्टम को वो मैनेज कर पाएंगे डी एडिक्शन द्वारा। फिर आपका ये मेडिटेशन ये सारा करके फिर उनको पूरा रिकवरी करा सकते हैं। नहीं, अभी कैसे, अभी हम सीख रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं काउंसलिंग का। तो एज अ आप हम जो केसेस अब लिख रहे हैं, तो हमने उसका जो बैकग्राउंड, फिजिकल बैकग्राउंड लिया, सब कुछ लिया, उसका प्री इंडक्शन किया हमने उसका। अभी हमने उनको प्रोसेस सिखाया, मेडिटेशन क्या आपको करना है, ये करना है। अभी वो करेगा नहीं करेगा, या उसको हमने गाइडलाइन दे दिया, तो उसके पीछे माना लग करके उसका अल्कोहल से आपको विड्रॉ करना है, ऐसे नहीं होना है ना। मतलब अभी इतने सालों से कर रहा है, तो हम एक लेवल तक उसको समझा सकते हैं, तो उसने छोड़ना ही चाहिए। और काउंसलर ने, मतलब एज अ काउंसलर, हम कुछ पेशेंट के साथ या किसी के साथ अगर हम बातें करते हैं या काउंसलिंग करते हैं, तो हमने ऐसे मन में नहीं लाना है ना कि उसने, हमारी काउंसलिंग से उसके अंदर फर्क होने वाला है, या वो इसके लिए मैं बोलूंगा, कोई भी काउंसलर के पास आते हैं ना, वो पहले अकेले था, अभी जैसे आपके पास आ गया, यहाँ दो एनर्जी हो गया, एक आपका एनर्जी होता है, एक उनका एनर्जी होता है, ठीक है। तो इसमें हम दोनों का ही शक्ति काम करेंगे। एक उनका दृढ़ता होना चाहिए, ठीक है, हम्म। उनके अंदर दृढ़ संकल्प है मेरे को अल्कोहल छोड़ना ही है, लेकिन फिर भी ऐसा ऐसा कुछ सिम्टम्स हो रहा है, विथड्रॉल सिम्टम्स आता है, मेरे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो वहां क्या होता है, काउंसलर, एज अ काउंसलर आपका आत्मा का शक्ति भी वहां काम होता है। ओके, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इससे है ना वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं, लेकिन देर इज अ पॉसिबिलिटी आपके अंदर उस कंसंट्रेशन पावर ज्यादा है या योग का शक्ति ज्यादा है, फिर आपकी शक्ति से वो आगे बढ़ सकते हैं। ओके। लेकिन तो उसका अंदर वो लेकिन पॉलिसीज है। उसके लिए भी उनके अंदर वो रियल जुड़ता नीड है। होना चाहिए। आपको काउंसलिंग करके उनको एक रियल नीड क्रिएट कर सकते हैं, मेरे को इससे बाहर आना ही है। इसके लिए मैंने बोला उनको वीडियो दिखाओ, उनको समझाओ, सो दैट ही विल नो मेरे को इससे बाहर आना ही है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं एक सिंपल चीज बताऊंगा, हम लोग ये हार्ट पेशेंट के साथ काम करते हैं ना, हम है ना, ये राजयोगा का भी धारणा सब प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल लगता है ना नॉर्मली, यस, यस, यस। लेकिन वो पेशेंट पहला दिन से ही करते हैं, आपको पता है। हाँ, मतलब क्योंकि वो इसके लिए आया, वो नहीं करे तो वो मर जाएंगे, दूसरा रास्ता नहीं है उनको। क्योंकि वो सब कुछ, सब जगह में गया, डॉक्टर के पास गया, सब लोग बोल दिया ऑपरेशन करेंगे आप मर जाएंगे, ऐसे ही सब बोल दिया। तो ऐसे लोग आते हैं ना लास्ट अटेम्प्ट, कोई रास्ता ही नहीं है, तो यस, उनके लिए आप जो बात बोलेंगे ना नेक्स्ट डे वो करना शुरू कर देंगे, उनको कोई यस, दिक्कत यस, नहीं यस। होता है, डिफिकल्टीज ही नहीं क्या होता है, है। इसमें क्या है कि एक ही मैं पॉइंट शेयर करूंगा कि अभी उसने अल्कोहल लिया था, तो अल्कोहल अभी चालू है उसका, तो उसकी आंखें जो है, आईज जो है, वो पूरा रेडनेस है पूरा। तो मेरा दोस्त है आई स्पेशलिस्ट, तो उनके साथ उनको मतलब जब कम्युनिकेशन हुआ, तो उन्होंने उनको डायरेक्ट कहा कि अगर आप 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर आप अल्कोहल नहीं छोड़ोगे, तो आप ब्लाइंड हो जाओगे। आपके अंदर जो इतना प्रेशर है अभी, इसके कारण पूरी आईज रेडनेस हो गई है। अगर विद इन 6 मंथ उन्होंने टाइम भी दे दिया, उस ओके। दिन से वो, मतलब ऐसा हिल गया है वो पूरा, कि अभी हम्म। मेरी आंखें चली जाएगी। तो आपका कहना बराबर है कि उनको मतलब फियर भी डालना चाहिए उतना। नहीं, ठीक है। फियर नहीं, मैं फियर नहीं कहूंगा, ये नीड, मैं नीड, क्यों हाँ। करना है।
ओके क्योंकि जब तक मेरे को है ना वो महसूस था मेरे को ये चाहिए, जब आपको चाहिए तो आप करेंगे ना। आपको चाहिए ही नहीं है लेकिन मैं आपको ये दे रहा हूँ, ऐसा बोलता है ना, आप भूखे रहते हैं, ठीक है, उस समय आपको खाना खिलाना है, लेकिन आपको मैं गाड़ी दे दूंगा, अच्छी गाड़ी या कुछ अच्छा मूवीज ले जाऊंगा, उनको कुछ नहीं चाहिए नो नो क्योंकि वो भूख के लिए खाना ही चाहिए। यस यस तो ऐसा उनका नीड आना चाहिए। कोई भी चीज दुनिया में आपको लोगों को परिवर्तन करना है, पहले उसको नीड क्रिएट करना है। इसके लिए हम पहले दिन डिस्कस किया था मोटिवेशन। तो मोटिवेशन माना उनका क्यों करना है, मेरे को क्यों अल्कोहल बंद करना है, पहले वो बता दो आप, ठीक है। ऐसा उनका ना वो नीड क्रिएट करेंगे, फिर ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। यस सर यस और सर। आपके लिए मत कहूंगा, फिर भी है ना, जैसे मैंने हिप्नोथेरेपी, ये उनको मदद करेगा। और जो मैंने पहला दिन बताया था डीप रिलैक्सेशन, ये काम में आ जाएंगे उनके लिए, क्योंकि वो विथड्रॉल सिम्टम्स आ रहा है ना, वो डीप रिलैक्स करके उनका उसका कुछ अनुभव कराएंगे ना। मैं एक दूसरा चीज बताऊंगा आपको। आप एवरीडे कुछ खाना खाते रहते हैं, लेकिन दूसरा दिन आपको बहुत अच्छा चीज खिला दिया, तो आपको दूसरा तीसरा दिन कौन सा अच्छा लगेंगे? जो पुराना खाना अच्छा लगेंगे, जो नया खाना अच्छा लगेगा? जो नया अच्छा आपने जो खिलाया वो अच्छा हाँ, लगे। तो ऐसा ही यस इसके यस लिए ऐसा हम ये हिप्नोथेरेपी में है ना, मैंने देखा है कई चीज है ना, उनका उतना अच्छा अनुभव हो जाता है, एक दिन में सारा लाइफ चेंज हो जाता है। यस डेफिनेटली डेफिनेटली तो ऐसा है ना, उनको अनुभव कराने के लिए ये रिलैक्सेशन हिप्नोथेरेपी बहुत काम करेंगे। ओके और Excuse मैं me, sir. ये एक चीज पेंडिंग में रखा हूँ, एक है ना बोलिए जो प्लीज। मेस्मर करता था, मैं डॉक्टर एसडेल का रिलैक्सेशन, वो करेंगे ना, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। वो मैं और एक दिन बताऊंगा वो कैसे करना है बोल के। ठीक है सर ठीक है अंडरस्टूड सर। बोलिए और कौन बोलना चाहता है? हाँ Excuse me. Excuse me. मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ यस बताइए। एक्चुअली आई डोंट हैव वेब कैमरा, तो वीडियो मैं ऑन नहीं कर पाऊंगी। अजीम सर, मैं पहले तो सबसे ज्यादा आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस वक्त मैं आपको एक लाइव अनुभव बताती हूँ। मेरे डैडी इस वक्त मेरे साथ घर में रहते हैं। इज 73 ईयर ओल्ड, और उनको 2017 में ब्रेन हेमरेज हुआ था एक शादी के फंक्शन में। और उनसे उनको एक न्यूरोकॉट करके एक मेडिसिन चल रहा है न्यूरो से रिलेटेड। ओके। और वो आपके लेक्चर अभी इतने अच्छे से सुनते हैं 2-3 दिन से, तो उन पर ही इतना अच्छा असर मैंने देखा है अभी। वो खुद का ज्यादा मतलब बात पहले बहुत कम करते थे, जो बात करने वाले इंसान थे, एक्सीडेंट के बाद बहुत कम बात करने लगे। अभी फिर से वो थोड़ा सा अलग इसमें जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपके लेक्चर से मुझसे ज्यादा तो उन पर ही असर होते हुए मुझे दिख रहा है। आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच। या अजिन सर इसमें और एक केस है। मैं मतलब कल एक डिस्कस हुआ था कि एक सिस्टर है तो उसका मैरिज हुआ है, पर मैरिज डिसफंक्शन कहते हैं ना कि वो बहुत मना त्रस्त है। और हमने जब उससे बात किया तो वो ना रोती रहती है मना। उसको हमने कुछ बोला ना तो उसके आंख में आंसू ही आते हैं। तो मतलब वो थोड़ा सा इमोशनली हो जाता है। हम काउंसलिंग के लिए कुछ ऐसा फीडबैक के लिए कुछ सवाल पूछे हमने, तो उनके जवाब देते हैं और बाद में फिर से आंसू आते हैं रख। तो इनके साथ कैसे डील करें? फिर अभी उनके काउंसलिंग कैसे करूँगा? उनको मैं पहले कराया ना वो ऑरा स्कैनिंग, वो करो आप, उनका बहुत रिलीफ होगा। ओके वो ऑरा स्कैन एक एक एनर्जी देकर बुलाकर आंखों से बात करने के लिए बताया था ना, हाँ जी मैं करता हूँ फिर वो रिवाइज कर। उनके लिए करिए, बहुत उनका यूजफुल रहेगा। ओके ठीक है। और किसी को क्वेश्चन है यहाँ पे? सबको एक मेरा निवेदन है कि आपको ये टाइम जो हमारा चल रहा है 7 से 9, तो इसमें आप कंफर्टेबल है सभी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पार्टिसिपेंट अभी कैसा है ना कि क्योंकि ये कंपलसरी क्लास है और हम पूरा उसके ऊपर नोट डाउन करते हैं कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है उसके ऊपर। तो अगर कोई कारणवश कोई एब्सेंट रहता है या कुछ कारणवश होता है तो उसका आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो आप प्रेजेंट ही अपना कंटिन्यू रखिए इसके अंदर, और आपको इस क्लासेस से आवश्यक जो लाभ है आप ले सकते हैं।
अजीम सर आप भी टाइम पे कंफर्टेबल है ना इस टाइम के ऊपर? ठीक है, ठीक है, ओके, फाइन, थैंक यू। थैंक यू। अभी कॉन्शियस होकर ध्यान से हम है ना स्टॉप करेंगे इसको। थैंक यू, ओम शांति।